वो बच्चा पार्टी जो लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए आज हम लेके आए हैं एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं, ठीक है बाबू। अब जो आज अपने लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, और पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है और नहीं होता, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको इसमें कुछ बेसिक बेसिक बात सब आपको सिखाते हैं, फिर हम आपको चैप्टर पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? प्राइम फैक्टर के बारे में। तो आप कॉपी कलम निकालेंगे और लगा लेंगे यहाँ पे हेडलाइन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हिंदी में क्या कह लेते हैं? देखिए, प्राइम फैक्टर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कह लेते हैं। आपको सबसे पहले इस चैप्टर में यही सीखना पड़ेगा। तो देखिए, अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका मैक्सिमम टुकड़ा दो हो। मैक्सिमम टुकड़ा कितना हो? दो। जैसे कि हम बोलेंगे 2, 3, 5, 7, 11। देखिए, दो का दो ही टुकड़ा है, एक और दो। तीन का है एक, तीन। पांच का एक, पांच। सात का भी एक, सात। और 11 का भी एक और 11। मतलब इसका मैक्सिमम टुकड़ा दो ही। टुकड़ा का मतलब होता है कि वे संख्या जो इन संख्या को क्या कर सके, भाग दे सके। और दो को एक और दो के अलावा कोई नहीं देख सकता है। तीन को एक और तीन के अलावा कोई नहीं देख सकता है। अब देखिए, एक दिमाग में आपका बात और आ रहा होगा, क्या एक जो है भाज्य संख्या है? तो याद रखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक को क्या करना है? इग्नोर करके चलना है। आया बात समझ में? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 13 के बाद फिर क्या आएगा आपका? 17। 17 के बाद क्या आएगा? 19। 19 के बाद क्या आएगा? 23। ये सब का सब क्या है आपका? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। अब देखिए, कोई नंबर है, जैसे कि सपोज कीजिए एन कोई नंबर है, एन को कोई क्या है? नंबर है। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा? या तो 2 के रूप में आएगा, या 3 के रूप में, या 5 के रूप में, या 7 के रूप में, या 11 के रूप में। तभी वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, अन्यथा अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। बात आया आपको समझ में? जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपको 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? हम एक बार समझाने के लिए बता रहे, ठीक है, फिर आपको हम इसका डिटेल कंसेप्ट समझाते हैं। एन बराबर कितना दिया है? 20। तो आप ये बताइए, क्या 20 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, 20 को तो 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है। इसके बाद और कौन-कौन संख्या काट सकता है? खुद 20 भी काट सकता है। अब इसको अभाज्य बनाने के लिए हम 20 को क्या लिख देंगे? 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। तो यानी कि n का जो मान आया है, अब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिख रहा होगा। किसके रूप में दिख रहा होगा? अभाज्य गुणनखंड। अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे बाबू? कि जो 2 है हमारा, वो कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। तो देखिए, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको यही सब संख्या देखने के लिए मिलेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद क्या बताए थे? 17। 17 के बाद 19। 19 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 23। इसी रूप में आएगा। तो यही क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहलाएगा। जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 60 दिखे आपको। क्या दिखे? 60। तब आप इसको कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 4 से जब 15 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 60। तो बताइए, अभाज्य के रूप में क्या सब आया है? 2, 3 और 5, यानी 60 का, किसका? 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। देखिए, गुणनखंड होने के लिए तो इसका और भी चीज हो सकता है। जैसे 60 को कौन कौन संख्या काटेगा? तो 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5 काट सकता है, 6 काट सकता है। 6 के बाद फिर क्या काटेगा? 10। 10 के बाद फिर क्या काटेगा? 12। 12 के बाद 15, 20, 30 और 60। ये सब इसका गुणनखंड ही है। सब इसका क्या है? गुणनखंड ही है। लेकिन सब ये गुणनखंड अभाज्य के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहां से देख लीजिए, 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। क्या वहां हम अभाज्य संख्या लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो 2, 3, 5 के रूप में आएगा। तो 2, 3, 5 तो ऑलरेडी अपने लोग इसमें समझ चुके हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आपको आ गया होगा समझ में। अब इस अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं कैसे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पे हेडलाइन डाल लेंगे प्राइम फैक्टर। देखिए, जैसे अगर सपोज कीजिए कि 20 का अभाज्य गुणनखंड पूछे। 20 का क्या पूछे? अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, इसको समझने से पहले आप एक बार समझ लीजिए मल्टीपल्स के बारे में और फैक्टर के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां से लिख देते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। कुछ कुछ बात आपको जानना जरूरी होता है। मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोल लेते हैं? गुणज। क्या बोल लेते हैं? गुणज। गुणज का मतलब होता है कि आप लोग तो जानते होंगे, जो देहात का लड़का को खाद समझते होंगे, यानी तो जो मार्केट का लड़का होंगे उसको टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल। ठीक है। जैसे कि आपको पूछे 2 का गुणज। किसका गुणज? 2 का। तो 2 का गुणज क्या सब हो जाएगा, देख लीजिए।
दो का गुणज क्या सब हो जाएगा, दो का गुणज आपको अगर पूछे तो दो हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यही इसका गुणज कहलाता है, जिसको आप लोग खात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खात, या नहीं तो 12 बोल लेते हैं, यही गुणज कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर पांच का बोले तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, क्या ये एंड होगा, नहीं होगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा, अगर आपको कोई आदमी पूछे, क्या पूछे, गुणज, क्या पूछे, गुणज का लास्ट टर्म लिखना संभव है, तो आप बताइएगा नहीं, तो इसमें होगा नो एंड पॉइंट, नो एंड टर्म, यानी कि इसका कोई भी एंड टर्म नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसलिए इसको अपने लोग बोलते हैं इनफिनाइट टर्म, इनफिनाइट टर्म्स। आपको अगर कोई आदमी पूछे, क्या पूछे, देख लीजिए, क्या पूछे, क्या गुणज का निश्चित टर्म निकाल सकते हैं आप, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें इनफिनाइट टर्म होता है। क्या होता है, इनफिनाइट। अच्छा, हिंदी वाला बच्चा इसको लिखेंगे, अनंत पद हो सकता है। क्या हो सकता है, अनंत। तो हिंदी वाला बच्चा पार्टी लिख लेंगे अनंत पद, और इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिख लेंगे, इनफिनाइट टर्म। क्या लिख लेंगे, इनफिनाइट टर्म। यहां तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। तो इस तरह से क्या निकाला जाता है, इसका मल्टीपल्स निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मल्टीपल्स निकाला जाता है। अच्छा, आपको इसी में एक और बात पूछे, क्या पूछे, आपको पूछे 5 का 6 प्रथम गुणज, ये बेसिक बेसिक बात है जो आपको आना चाहिए। पांच का, 6 प्रथम गुणज, यानी तो ऐसे पूछते हैं 5 का 6 प्रथम गुणज, जो भी पढ़े, ये तो लैंग्वेज की बात है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश वाला बच्चा ऐसे लिखेंगे, फाइंड फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि हम यहाँ लिखे हैं फाइंड फर्स्ट 16 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का 6 प्रथम, 5 को 6 बार आप टेबल में पढ़ लीजिए, तो 5 का तो आपको आता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30। देखिए तो आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अगर आपको दे दे, क्या दे दे, कम दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आसान। अच्छा, इसमें एक और बात बता देते हैं, देखिए तो बहुत छोटे उम्र के बच्चे होंगे, यानी कि 10th क्लास में उतना आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज सब सीखना नहीं होता। अगर आप इसी में जनरल कंपटीशन में पढ़ेंगे ना बाबू, तो आपको बहुत हायर हायर लेवल, क्या होगा, हायर लेवल का सवाल सब इसमें आता है। ठीक है, तो कैसे, अगर थोड़ा सा बात आप हमको आपको बताते हैं, तो पूछे 5 के अंतिम, 5 के अंतिम 50वां टर्म पूछ दे तो क्या होगा, ये एपी में भी अपने लोग करेंगे, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 250 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 250। जैसे इसका 5 का पूछा था छठा ना, तो 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30। देखिए तो लास्ट टर्म इसका 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे भी सीख सकते हैं। यहाँ तक चीजें आपको आ गया होगा समझ में। 5 पूछ लिए, 10 पूछ लिए, कुछ भी पूछ लिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको क्या पूछे, 12 का प्रथम 6 टर्म, 12 का प्रथम 6 टर्म पूछ दे, तो आप कैसे निकालेंगे, तो फिर 12 का टेबल पढ़ दीजिए, 24, 36, 48, 60, 72। यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। तो मल्टीपल आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो मल्टीपल अगर आ गया आपको समझ में, तो अब चलते हैं हम के बारे में। पहले फैक्टर समझ लीजिए, चलेंगे प्राइम फैक्टर में। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में बोल लेते हैं गुणनखंड। क्या बोल लेते हैं, गुणनखंड। ठीक है, मल्टीपल से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फैक्टर से है ना बाबू, जनरल कंपटीशन की दुनिया में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप लोग 10th क्लास में है तो 10th लेवल का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, तो अगर हम आपको बोले कि 5 का फैक्टर बताइए, तो 5 का फैक्टर 1 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 को 1 और 5 ही काट सकता है। क्या इसके अलावा दुनिया में और कोई नंबर ऐसा बना है जो 5 को काट सकता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ये बुद्धि लगाएगा कि सर इसको ऐसे उड़ाइए, तो 2 दशमलव क्या होगा, 5 होगा। बिल्कुल नहीं बाबू, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेसिमल में आ गया। क्या आ गया, डेसिमल में। फैक्टर का मतलब होता है वे टुकड़ा जो पूरा पूरा हो, क्या हो, पूरा पूरा। ये तो आपका क्या आ गया, आधा आ गया। तो आप ऐसे बुद्धि नहीं लगाएंगे, 5 को कोई लड़का ऐसे काटेगा 4 से, तो 1.25 आएगा। ये सब फर्जी मेथड है। ठीक है, ये सब तरीका इसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका पूरा पूरा टुकड़ा है ही नहीं। तो अब आते हैं मेन बात पे।
5 का आ गया होगा समझ में। अच्छा 6 को कौन-कौन कर सकता है? तो 1, 2, 3 और 6, तो इसमें 4 गो टुकड़ा हो गया, कितना? 4। इसी तरह से 8 का पूछे तो 1, 2, 4 और 8। अगर 12 का पूछ दे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, है कि नहीं? इजी निकालना। तो आप 12 का भी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है? किसका फैक्टर? 12 का निकाल सकते हैं। इसी तरह से 30 का पूछ दे आपको तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और खुद क्या होगा आपका? 30 होगा। खुद क्या होगा आपका? 30 होगा। तो फैक्टर भी आपको आ गया होगा समझ में। अब आप ये बताइए, क्या इसका निश्चित है कि नहीं है? तो आप जवाब देंगे हाँ बिल्कुल है। देखिए 5 का केवल 2 गो टुकड़ा फिक्स है, 6 का 4 गो टुकड़ा है फिक्स है, 8 का 4 गो टुकड़ा है फिक्स है। क्या इसके अलावा इसमें और अधिक टुकड़ा हो सकता है? नहीं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो फैक्टर का होता है इसमें निश्चित टर्म होता है, यानी कि फिनाइट टर्म होता है इसमें, फिनाइट टर्म। अगर आपको पूछे, क्या पूछ दे कि गुणनखंड में यानी फैक्टर का निश्चित टर्म होता है कि अनिश्चित, तो आप याद रखिएगा फिनाइट टर्म। हिंदी वाला बच्चा लिखेंगे निश्चित पद। क्या लिखेंगे? निश्चित पद होता है, यानी कि इसमें जो टर्म की संख्या होगा ना बाबू, वो निश्चित होगा, अनिश्चित नहीं हो सकता है। कैसे? यहाँ पे हम आपको समझा दिए। 12 का देखिए क्या गो टुकड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो टुकड़ा आया। क्या इसके अलावा इसमें और कोई अधिक टुकड़ा आ सकता है? तो नहीं आ सकता है। 12 को केवल इन संख्या को छोड़ के संख्या नहीं डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर यही होगा। तो यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब जानते हैं हम प्राइम फैक्टर के बारे में, ठीक है? अब हेडलाइन लगाएंगे आप, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड का समझने से पहले हम आपको समझा दें कि अभाज्य क्या होता है। तो अभाज्य वे संख्या होता है जिसका मैक्सिमम 2 ही टुकड़ा हो। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे कि देखिए 16 का अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो क्या होगा? तो एक बार आइए, आप बचपन में जो पढ़े थे एलसीएम, इसी को एलसीएम बोल लीजिए या गुणनखंड बोल लीजिए, जो भी। एक बार बचपन तरीका को पकड़ते हैं। तो 16 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो फिर 4, तो 2 गिनिए कई बार आया है? तो 4 बार। कितना बार आया है? 4। तो 16 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पे पावर 4 होगा। क्या होगा? 2 का 2 पे पावर 4, यानी कि इसका सबसे जो मतलब अभाज्य गुणनखंड कौन आया है? 2 आया है। क्या 2 के अलावा ऐसा और कोई छोटा संख्या, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के 2 से ऐसा और कोई छोटा संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 16 को काट सकता है? नहीं काट सकता। अभाज्य संख्या में तो 3 भी आता है, 5 भी आता है। क्या 3, 5 16 को काट सकता है? तो नहीं काट सकता। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 4 होगा। यहां तक बात आ गया होगा समझ में। चलिए अब दूसरा लेते हैं हम। इसी तरह से मान लीजिए आपको 30 बोले, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ सकता है? 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अगर आपको ऐसे नहीं आए समझ में तो बच्चा का मेथड अपनाइए। 2 से लगाइएगा तो क्या आएगा? 15, 3 से लगाइएगा तो क्या आएगा? 5। तो क्या सब आ गया? देखिए 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 हम ले लिए। अब आगे, अब इसी तरह से 60 का पूछे तो क्या लिखेगा? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 से जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये 30 बना देगा। 2 से जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये 15 बनेगा। 3 से जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये 5। तो देखिए तो आया कि नहीं? 2, 2, 3, 5, तो 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2। 3 एक बार आया है तो 3 का पावर 1। 5 एक बार आया है तो 5 का पावर 1। यहाँ तक चीज आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है? तो गुणनखंड समझ लिया आप, प्राइम फैक्टर क्या होता है। जैसे कि आपको पूछे 120 का, किसका? 120 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पूछे तो क्या निकालिएगा? एक बच्चा वाला तरीका है, एक अगर आपका माइंड काम कर रहा है ठीक ठाक से, तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। माइंड ठीक ठाक काम करने का मतलब ये हुआ बाबू कि आपका टेबल क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। यानी कि आपको कम से कम 2 से 25 तक का टेबल आना चाहिए, ठीक है? कम से कम 2 से 25 तक का। अच्छा चलिए, आप तो बहुत छोटे बच्चे, 2 से 25 तक का अगर नहीं है तो 20 तक आपको टेबल पूरा आना चाहिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं, कैलकुलेशन कर रहे हैं आप मोबाइल से गुना कर लेंगे तब तो वो अलग तरीका है, तो आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? आपको 2 से 20 तक टेबल आना चाहिए। बहुत सारा 10th का लड़का को तो 19 का टेबल नहीं आता है पढ़ने के लिए, ठीक है? 19 का टेबल भी नहीं आता है पढ़ने के लिए। तो आप 2 से लेकर के 20 तक जो है टेबल को अच्छा से क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे पूरा। पूछेंगे हम आपको 19 पंचे कितना होता है? तो आप हाथ से पढ़िएगा, 19 से का 19 या 19 दुना होते नहीं। 19 पंचे डायरेक्ट पूछेंगे तो आपको क्या जवाब देना है? 95, यानी कि 95 होता है। तो टेबल अगर आप ठीक तक है, मतलब आप अगर 25 तक याद कर सकते हैं तो 25 तक याद कर लीजिए। नहीं तो 20 यानी 20 तक तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। 20 से अगर कम हो रहा है तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। अब आइए आगे बढ़ लेते हैं। 120 का अगर निकालेंगे, यानी कि फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 1,
5 का पावर 1। देखिए जो बच्चा को समझ में नहीं है तो चलते हैं उसके लिए ऐसे बनाते हैं बचपन वाला मेथड से। जब आप इसमें 2 से लगाइएगा तो कितना बनेगा? 2 छाके के 12 यानी 60। 2 से लगाइएगा तो 30 दूना 60। 2 से लगाइएगा तो 15। 3 से लगाइएगा तो 5। कितना बच्चा को ये भी दिक्कत हो रहा होगा कि ये कैसे निकलता है? तो ये एक भाग का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? भाग का। देखिए 2 से अगर 120 में भागा लगाएंगे तो कितना बनेगा? 60। फिर 2 से अगर 60 में भागा लगाएंगे तो 30 बनेगा। 2 से अगर 30 में भागा लगाएंगे तो 15 बनेगा। 3 से 15 में अगर भागा लगाएंगे तो 5 बनेगा। ये आप 3 4 क्लास में आपको टीचर सिखा देता है। यानी तो मैक्सिमम फिल ढाल के 5 5 5 क्लास में। कौन क्लास में? 5 क्लास में। 5वां क्लास में फिर आदमी सीख लेता है। ठीक है बाबू? तो यहाँ तक आपको बात आ गया समझ? देखिए तो इसमें 2 का एगो है, 3 गो तो 2 का पावर 3। अब 3 का एगो है, एगो तो 1, 5 का एगो है, एगो। तो देखिए हम आपको क्या समझाए थे कि जब भी प्राइम फैक्टर निकलेगा तो इसी फॉर्म में निकलेगा। या तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 22 होगा, 29 होगा, ठीक है, 31 होगा। इसी फॉर्म में निकलेगा, यानी इसी के मल्टीपल में आपका नंबर आएगा। चीज आ रहा है आपको समझ में? इसके अलावा और इसमें कोई फैक्टर नहीं, यानी कि कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा चीज में समझ में कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अभी हम एक बार पहले इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। चैप्टर का सवाल आपको करवाएंगे तो ठीक है, आप शांति से इस वीडियो को देखिए। हम आपको कंप्लीटली चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट तो बाबू समझा दे। ठीक है, कंसेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप मैथ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो प्राइम फैक्टर आपको आ गया है समझ में? तो आपको हेडलाइन लगाना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एचसीएफ का पहला पार्ट हम आपको पढ़ा दिए हैं, यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ा दिया? यूक्लिड विभाजन। तो वहां हम एचसीएफ का फुल फॉर्म तो लिख दिए थे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसको छोड़ दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को याद रखिए। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट, या बहुत आदमी इसको लिस्ट भी बोल लेते हैं। लोएस्ट या लिस्ट जो याद रखना है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हम आपको मल्टीपल भी सिखा दिए और फैक्टर भी सिखा दिए। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या याद रखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट लिस्ट मतलब भी छोटा होता है और लोवेस्ट मतलब भी छोटा होता है। ये दोनों ही का मतलब क्या होता है? एक ही वर्ड है ये। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसको शॉर्ट में बोल लेते हैं लॉस। किसको? एलसीएम को। और इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तीय। वो था वर्तक। देखिए एससीएफ में क्या लगा हुआ था? वर्तक। वर्तक का मतलब कॉमन जो आएगा वही थे। समापवर्तीय, वर्तक का मतलब जो कॉमन आएगा तो उसका भी गुना, और जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी खींच के गुना करना होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? समापवर्तीय। क्या बोलते हैं? समापवर्तीय। यहाँ तक चीज आ गया होगा आपको समझ में? चलिए अब इसको निकालेंगे कैसे? तो कौन सा मेथड से? तो प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी कि पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से अपने लोग पढ़ने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब आइए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको बोलेगा, क्या बोलेगा? 12 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तब कैसे निकालेंगे? देखिए हम आपको इसका प्राइम फैक्टर निकालना अभी सिखा दिए हैं। हम आपको दोनों ही तरीका से बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आप 12 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो 12 का फैक्टर क्या आएगा बाबू? 2 का पावर 2 और 3 आएगा। 2 का पावर 2 और क्या आएगा? 3 आएगा। जो बच्चा को ऐसे नहीं आता है आप ऐसे कर ले, 2 से 6 लगा दे, 2 से फिर लगा दे, 3 लगा ले। ठीक है, वो ऐसे भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो दो, देखिए 2 बार आया है तो 2 का पावर 2, 3 एक बार आया है तो 3 का पावर 1। यहाँ तक चीज आ गया होगा समझ में? अच्छा 20 का फैक्टर क्या बनेगा? तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 आ रहा होगा। ठीक है बाबू, आप अगर ऐसे नहीं निकालेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितना बनेगा ये? 10। 2 से लगाएंगे तो ये कितना बनेगा आपका? 5। क्लियर है बात? तो 20 को अगर हम 2 से भागा दिए तो कितना आया? 10। और 2 से भागा दिए तो 5, 10 में। ठीक है, फिर कितना बच्चा को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा बाबू कि 2 से भागा लगाएंगे तो 10 कैसे आएगा? तो आप देखिए जो बुढ़ैल बच्चा होंगे उसको तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा समझ में, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। 20 में एक बार भागा लगाइए तो कितना आया? 10। अब यहाँ 10 लिखिए, फिर आप यहाँ 10 में भागा लगाइए किससे? 2 से, तो हो गया आपका कल्याण।
ठीक है। तो 2 से अगर 10 में भागा लगाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब मेहनत करेंगे तो सब बच्चा ठीक ही होता है पढ़ने के लिए। तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा साथ साथ। तो 2 से अगर 20 में भागा लगाएंगे तो 10, 2 से अगर 10 में भागा लगाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए चलिए, यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आपको देखिए कि इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ को शॉर्ट में बोलते हैं मॉस। क्या बोलते हैं? मॉस। ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे दो गो बात। कितना बात? दो गो। अगर एचसीएफ पूछे तो मिनिमम पावर लेना है। क्या लेना है? मिनिमम पावर। फिर हम आपको इसका डेफिनेशन भी समझाते हैं। मिनिमम पावर का मतलब होता है छोटा पावर। क्या होता है? छोटा, यानी कि घात कम लेना है, पावर कम लेना है। और जब आपका एलसीएम पूछे, क्या पूछे? एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर लेना है, यानी बड़ा पावर लेना है। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे दो आपको यहाँ पे सेम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तो कोई कहानी नहीं है। 2 का पावर 2 ही दिख रहा होगा। तो इसमें तो आप खुशी-खुशी या दुखी-दुखी जो भी लेना होगा, 2 का पावर 2 ही लेना पड़ेगा। 2 का पावर 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पावर 2 ही मिल रहा है। तो ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनाएगा? 4। क्या बनाएगा? 4। यहाँ तक बात आ रहा होगा आपको समझ में? इसका जो एचसीएफ बना वो क्या बन गया आपका? 4। अच्छा, जो बचपन में ऐसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 12 से भागा लगाते हैं किसमें? 20 में। तो वो बच्चा भी आप देख लेंगे। जो इस बात से संतुष्ट नहीं है, उसके लिए वो है। ठीक है? आप देख लीजिए। 12 से लगाएंगे 20 में तो कितना बार में लगेगा? एक बार में। तो एक बार में लगेगा तो ये क्या आएगा? 12 तो घटाएंगे तो कितना बनेगा? 8। फिर इसमें 12 से लगाते हैं, इसे हम यूक्लिड में सिखा चुके हैं। 8 क्या बनेगा आपका? 4। 4 से 8 में लगाएंगे तो 2। 8 कट गया। हम आपको बताए थे यूक्लिड में, क्या बताए थे कि जब तक आप भागा लगाइए, जब तक रिमाइंडर जीरो ना बने, जब तक रिमाइंडर जीरो ना बने। तो रिमाइंडर यहाँ जीरो बना तो इसका ऐसे अब क्या आया? 4। आपको यहाँ तक बात आ गया होगा समझ में। अब इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लॉसर। क्या बोलते हैं? लॉसर। क्या ये हर बार लिखना जरूरी होता है? तो नहीं होता। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एलसीएम। क्या लिख सकते हैं? एलसीएम। ये हम समझने के लिए लॉसर लिखे हैं, ठीक है। आप इसको ना ही लिखें तो ही बेटर है। डायरेक्ट आप क्या लिखे? एचसीएफ लिखे। और यहाँ क्या लिखे? एलसीएम लिखे। एलसीएम में मैक्सिमम पावर को देखना होता है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 ही है, या मिनिमम भी बोल लीजिए। तो 2 का पावर हम यहाँ से ले लेंगे 2। लेकिन इसमें अलग से एक बार समझाए थे हम आपको। एक होता है समापवर्तक, एक होता है समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ, यानी कि कॉमन लेना। और समापवर्तक का मतलब होता है पहले कॉमन लीजिए, और जो भलल भुटकल छूट गया उसको भी उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या सब यहाँ पे मिल रहा है? 3 और 5। इसको भी बारी बारी से एक बार रख दीजिए। तो देखिए 3 पचे 15, 15 चौके 60। तो देखिए बाबू कि इसका जो एचसीएफ आया है वो आया है 4, और एलसीएम जो आया है वो कितना आया है? 60। अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एचसीएफ का डेफिनेशन क्या कहता है और एलसीएम का डेफिनेशन क्या कहता है। तो सुनिए ध्यान से, या कॉपी कलम पे नोट कर लीजिए। एचसीएफ कहने का मतलब क्या होता है और एलसीएम कहने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, दो या दो से, पहले एचसीएफ का डेफिनेशन सुनिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का वह गुणनखंड, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह गुणनखंड जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। दी हुई संख्या को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए बाबू, गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। हम आपको सब बात क्लियर कर दिया। तो अब ये बताइए, 12 और 20 का 4 गुणनखंड है कि नहीं है? आप निकाल लीजिएगा। 12 और 20 का गुणनखंड 4 है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो आप ये बताइए, क्या 4 से 12 और 20 कटता है कि नहीं कट रहा है? तो बिल्कुल कटता है। तो 4 से 12 में भागा लगाइएगा तो 4 तिया 12 कट गया। 4 से अगर 20 में भागा लगाएंगे तो 4 पंचे 20। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो क्या डेफिनेशन को ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। तो एचसीएफ का डेफिनेशन आ गया होगा आपको समझ में। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि एचसीएफ का डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का वे छोटी से छोटी गुणनखंड जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। दी हुई संख्या को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। अब अगला चल लेते हैं एलसीएम में। या इसका एक डेफिनेशन और याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि दी हुई क्या याद रख सकते हैं एचसीएफ का? फिर से आपको एक बार डेफिनेशन दूसरा बोल देते हैं कि दी हुई संख्या का वो अधिकतम गुणनखंड, दी हुई संख्या का वो अधिकतम गुणनखंड जो उन संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो उन संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। कैसे? यहां से समझा देते हैं एक बार और। देखिए, 12 और 20 का, 12 में तो 2 भी आता है, 20 में भी 2 आता है। तो ये मिनिमम गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? मिनिमम गुणनखंड। आपको बोलना है मैक्सिमम गुणनखंड। क्या बोलना है? मैक्सिमम गुणनखंड। तो मैक्सिमम जो गुणनखंड यानी कि बड़ा से बड़ा आएगा, तो बड़ा से बड़ा तो इसमें 4 ही आ सकता है। इसमें भी 4, इसमें भी 4 आने के लिए तो इसमें 6 भी आएगा, लेकिन 6 इसमें नहीं आ सकता है। तो मैक्सिमम गुणनखंड आप इसमें क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। ठीक है।
अब एलसीएम का डेफिनेशन समझिए, एलसीएम का डेफिनेशन क्या होगा? तो एलसीएम का डेफिनेशन कह सकते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का वह निम्नतम गुणनखंड, क्या बोलेंगे? वह निम्नतम गुणनखंड जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसमें उल्टा हो गया, दी हुई संख्या से ही विभाजित हो। तो बताइए क्या 60 जो है 12 और 20 से कटता है कि नहीं? तो बिल्कुल कटता है। 12 और 20 से 60 कटता है कि नहीं करता है? तो कट जाता है। यानी कि एलसीएम में दी हुई संख्या से कटता है और एचसीएफ में दी हुई संख्या को ही काटता है। तो एचसीएफ जो है दी हुई संख्या को काटेगा और एलसीएम जो है दी हुई संख्या से कटेगा। तो दोनों में यही अंतर है। यहां तक आपको बात आ गया होगा समझ में कि प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे आपको दूसरा सवाल हम यहां से ले लेते हैं, 30 और 40। तो 30 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा आपका? 2 गुना 3 गुना 5। 40 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 2, 2 का पावर होगा आपका 3, 2 का पावर 3 और क्या बनेगा आपका 5। ठीक है, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ में क्या बोले थे? मिनिमम पावर लेना है। क्या लेना है? मिनिमम पावर। देखिए इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो बताइए पहले दो को देखिए, दो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको और दो यहाँ भी दिख रहा होगा। तो मिनिमम पावर 1 है कि 3 है? तो आप बोलिएगा 1 है, तो इसका 2 का पावर 1 हम ले लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद देखिए इस पे 3 है, इस पे 3 है, क्या 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो 3 को छोड़िए, यहाँ से लिख लीजिए। क्या अब आगे 5 मिल रहा है तो हम मिल रहा था 5 का पावर 1, तो कितना आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। तो एचसीएफ का डेफिनेशन कहता है कि दी हुई संख्या का वह अधिकतम गुणनखंड, दी हुई संख्या का वह अधिकतम गुणनखंड जो उन संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। यहां तक बात आया समझ में? तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि दी हुई संख्या को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए 10 जो है क्या 30 और 40 को गुण विभाजित कर देता है कि नहीं कर देता? तो बिल्कुल कर देता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम का डेफिनेशन क्या कहता है कि वह संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। दी हुई संख्या से क्या हो? पूर्णतः, यानी कि वे छोटा से छोटा गुणनखंड होगा जो दी हुई संख्या से इसको क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे। तो एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो एचसीएफ में लेना होता है मिनिमम पावर और एलसीएम में लेना होता है मैक्सिमम पावर। तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है आपका? 2 का पावर 3। मैक्सिमम पावर क्या है आपका? 2 का पावर 3। क्लियर है बात? अब आगे बढ़िए, का कहानी तो निपट गया। 5 का पावर मैक्सिमम क्या होगा? तो एक ही दिख रहा है इसमें मैक्सिमम, तो वो ले लीजिए। अब इस पे कौन बच चुका है? तो 3, इसको भी पटकिए। तो क्या बनेगा? तो देखिए 8 पंचे 40 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना बनेगा? 120 बनेगा। क्या 120 30 और 40 से कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। 30 से काटिएगा तो 4 बार में और 40 से काटिएगा तो 3 बार में, तो 120 कट रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब इन दोनों में एक रिलेशन आता है, यानी कि संबंध आता है, उसको कैसे चेक करें? ठीक है, हम इसी को एक बार चेक कर देते हैं। पहले आप फॉर्मूला जान लीजिए। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर आपको याद रखना होगा ए गुना बी। क्या याद रखिएगा? ए गुना बी। देखिए बहुत बार बिहार बोर्ड क्या कर लेता है या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, इसको ऐसे नहीं पूछ, कैसे पूछेगा? क्या पूछेगा? हिंदी में लैंग्वेज में लिखा होगा मौसा गुना लौसा बराबर। तो आपको लिखना होगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। क्या याद रखिएगा? मौसा गुना लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्या याद रखना है? मौसा गुना लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ऐसे ही पूछ देता है ये, तो सबका मतलब एक ही होता है, मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जहां ए बराबर पहली संख्या और बी बराबर दूसरी संख्या। बी बराबर दूसरी संख्या, ए को माने है पहली संख्या और बी को माने है दूसरी संख्या। यहां तक आपको बात आ गया होगा समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका निकाल के कॉपी पे नोट कर लेंगे। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होगा आपका? ए गुना बी, मौसा गुना लौसा। यहाँ पे आप लौसा लगा लेंगे, मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा बराबर क्या होगा?
संख्याओं का गुणनफल। या नहीं तो सब एक ही फॉर्मूला है, बस लैंग्वेज का अंतर है। मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अच्छा, यहाँ संख्याओं का गुणनफल क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप ये बताइए, क्या मौसा और लौसा दो ही संख्या का निकल सकता है? तो बिल्कुल नहीं, 3 4 5 10 जो भी आए सबका निकल सकता है। इसलिए इसका फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बजाय संख्याओं का गुणनफल भी तो हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या दे दिए, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। चलिए अब आइए, अब इससे देखिए आप कौन कौन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, ए बराबर होता है पहली संख्या, बी बराबर क्या होता है आपका, दूसरी संख्या। तो इसी से अगर हम पहला फार्मूला निकालें, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या बैठा दीजिए, एलसीएम। क्या इस फार्मूला को आपको रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिए, ये आसान भी है। एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, बराबर ए गुना बी, बराबर ए गुना बी। ऐसे 3 4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसी से ये निकला है। कैसे याद करना है? देखिए, ए गुना बी तो अपना जगह पे रहेगा, और एलसीएम अगर गुना में तो इधर किस में चले जाएगा आपका, डिवाइड में। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला आपसे पूछे एलसीएम बराबर, तो ए गुना बी तो अपना जगह पे रहेगा, और बटे में क्या चले जाएगा, एचसीएफ। बटे में क्या चले जाएगा आपका, एचसीएफ। बटा में क्या आ जाएगा, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ गुना में तो किस में जाएगा, बटा में। ये आ गया आपका समझ में। अगला चलते हैं, अब पूछेगा पहली संख्या। क्या पूछेगा, पहली संख्या। तो बताइए तो, पहली संख्या किसको माने हैं, ए को। किसको माने हैं, ए को। पहली संख्या अगर पूछेगा तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या, बटे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं, बी। क्या माने हैं, बी। अच्छा, बहुत सारा मतलब स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए बराबर क्या, ए बराबर एच गुना एल बटे बी। शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहेंगे, यही लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, ए बराबर एच गुना एल बटे बी भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट स्टूडेंट के लिए है, जो शॉर्ट में समझ जाते हैं। ठीक है बाबू, वो लिख सकते हैं क्या, ए बराबर एच गुना एल अपॉन बी। ए बराबर फर्स्ट नंबर, बी बराबर सेकंड नंबर। तो ये हो गया आपका पहली संख्या का फॉर्मूला। अब चलते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को क्या माने हैं अपने लोग, बी। तो ये भी होगा आपका एच सी एफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। पहली संख्या बोले तो ए, पहली संख्या बोले तो ए। तो देखिए सारा फॉर्मूला हम आपको यहाँ से इसका क्या कर दिया, कंसीडर यानी कि लिख दिया। इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, यानी कि कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है बाबू, इस फॉर्मूला को आपको ज्यादा रटना नहीं है। जब तक नंबर सिस्टम चलेगा, यानी रियल नंबर चलेगा, तब तक आपको डेली इसका दर्शन करना है। ठीक है, जब तक आप इसका दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं होगा ना। मतलब अगर आप किसी को भी बार बार देखते हैं तो वो आपका है, देखना छोड़ दिए तो किसी और का हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब जब आप इसको मतलब रियल नंबर जब जब चलता है तो एक बार इसको क्या कर लीजिए, देखा कीजिए, को अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला को लेकिन आपको याद करना पड़ेगा किसी भी तरह से। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी ए गुना बी। बाकी हम आपको सारा ही समझा दिए। तो चलिए, अब अगर इतना कहानी आपको आ गया होगा समझ में बाबू, दूसरी संख्या बराबर भी हम आपको समझा दिए हैं, तो अब चलते हैं सवाल पे। किस पे चलेंगे, सवाल पे। अब आइए चैप्टर पे। देखिए, घबराइए मत, इसमें हम आपको काला काला दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड आने पे काला हो जाता है। देखिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 1.2 है ना, हाँ 1.2 एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे। देखिए पहला सवाल तो आप बना सकते हैं, वैसे भी आप नहीं भी बताएंगे तो भी। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आपको जो बात हम समझाए थे, क्या समझाए थे कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब किस रूप में आएगा, 2 3 5 7 11 इसी फॉर्म में आएगा। तो हम एक दो सवाल इसमें बता देते हैं, इसके बाद आप बताएंगे। जैसे कि हम पहला बता देते हैं 140 का, किसका 140 का, 3825 का, 3825 का। ये दो गो सवाल हम बता देते हैं, बाकी तीन गो सवाल को आप अपने से बाबू करेंगे। ठीक है, आइए, एक नंबर का है आपका 140 और ये है आपका 3825। पहला है आपका 140। तो 140 को अगर निकालेंगे तो हम आपको क्या बताए थे, इस तरह से भगा दीजिए, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7। तो दो देखिए कई बार आया है, तो आपका जवाब होगा 2 बार। 3 5 कई बार आया है, 1 बार। 7 कई बार आया है, 1 बार। इसका उत्तर यही होगा, इसका उत्तर यही होगा। यानी 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए, ये तो था आपका 1 नंबर का सवाल। अब इसी पे चलेंगे 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल कितना है आपका, 3825। 3825 है तो इसमें भागा लगाइए आप फिर से। तो देखिए इसमें किससे भागा लगाएंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि देख लीजिए इस इकाई अंक क्या है, 5, यानी लास्ट नंबर क्या है आपका, 5। तो 5 से भागा लगाएंगे तो 5 7 35, और 3 आएगा तो 5 6 30, और 5
25। क्लियर है बात? आपको हम फिर से बता देते हैं, जिस लड़का को भाग देने के लिए नहीं आता वो कैसे भाग देंगे। 5 से जब 38 में भागा देंगे तो 5 से भागा लगाएंगे तो 7 बार में 7 पंचे 35। कितना बचा? 3। 38 से अगर 35 घटाएंगे तो 3 ही ना बचेगा। 3 पे उतर जाएगा 2, यानी 32 बन जाएगा। 32 में 5 से भागा लगेंगे तो 5 छके 30, 2 पे आ गया 5, तो 5 25। फिर 5 दिख रहा है, 5 जहां जहां दिखे तो 5 से ही कोशिश कीजिए पहली बार भागा लगाने के लिए, ठीक है। 5 से लगाइए, तो 5 से लगाएंगे तो 7 में लगेगा या 76 में लगेगा, तो 15 पचे 76 होता है। 15 पचे क्यों बोले थे आपको टेबल याद करने के लिए, अब आ रहा है ना समझ में। 15 पचे 76, केडीएम कितना बचेगा? 1, 1 पे आ जाएगा 5, तो 5 से लगाइए तो 5 तिया 15, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये किससे कटेगा, तो 3 से 3 बचे 15, 3 का 3 है। फिर 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो कितना बनेगा? 17 तिया 51। अब आप इसमें देखिए 5 दो गो है, 3 भी दो गो है, 17 लेकिन एक है। कोशिश कीजिए छोटा संख्या पहले लिखने का, तो 3, 3 कई बार आ रहा है? 2 बार। 5 2 बार और 17 एक बार। यही इसका उत्तर हो गया, ठीक है बाबू। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। तो 1 नंबर का सवाल आप बाकी इसी तरह से निकाल लेंगे, हम ज्यादा इस पे समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपको अपने से निकालना जितना फायदा होगा उतना हम निकाल के देंगे तो वो फायदा नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। हम आपको पूरा इसका कंसेप्ट भी समझा दिए थे। अब आते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। ये रहा आपका 2 नंबर का सवाल, देखिए यहाँ पे कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, जो बात अभी हम समझाएं। दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही सूत्र तो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है बाबू। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या पढ़ाए हम? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहला निकालना है किसका? 26 और 91 का, और दूसरा निकालना है 510 और 92 का। तो पहले आइए हम इसका निकालते हैं, 26 91 का। तो 26 91 का लेंगे हम। दो का 1 नंबर सवाल है। 26 और क्या है आपका? 91। तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना कितना आएगा आपका? 13, और 91 है तो 91 का क्या आएगा आपका? 7 गुना 13, 7 गुना 13। यहां तक तो चीज क्लियर है आपका। अब देखिए कि इसका एचसीएफ पहले निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या कहानी है, जो मिलेगा उसी को लिखिए। तो क्या मिल रहा है? देखिए 13 ही मिल रहा है। क्या इसके अलावा और कोई संख्या मिल रहा है? नहीं। लेकिन इसमें जो नहीं मिला उसको मत लिखिएगा लपेट के, ठीक है। चलिए अगला, फिर हम यहाँ से लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो पहले जो मिलता है उसको लिखिए 13, और जो नहीं मिलता है उसको भी खींच के लिख दीजिए। तो 2 7 नहीं मिल रहा है तो इसको भी उठा के पटकिए। तो 2 गुना 7। अब आप इसको गुना करेंगे तो ये बनेगा 182। कितना बनेगा? आप कर सकते हैं 7 दूना 14, 14 का टेबल तो आप लोग को आता होगा। 14 तिया 42, 2 केरी में 4, तो 182 बनेगा। यहां तक आपका बात क्लियर है। ये तो आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। अब इस पे कहता है जांच करने के लिए। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। तो जांच कैसे करेंगे, तो देखिए इसी में अगर जांच करना है आपको, तो एगो आया है आपका 13, एगो आया है आपका 182। तो हम यहां से लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच लिखेंगे। तो जांच लिखने के लिए हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या पढ़ाए हैं? ए गुना बी। कहां पढ़ाए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा, देखिए हम आपको पढ़ाए थे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, जहां ए गुना बी क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है बाबू। यहां तक तो आपको हम समझा दिए थे। अब आइए इस सवाल पे चेक करते हैं। तो सवाल पे भी चेक करना है आपको। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एचसीएफ जो आया है वो 13 आया है, एलसीएम कितना आया है? 182। ये होना चाहिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर। अगर बराबर है तो आपका मतलब सही है, अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब आप गलत बनाए हैं। तो कितना आया है? ये 26 और 91। जब आप इसको गुना करेंगे ना तो ये कितना बन जाएगा? 2366। इधर भी गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2366। देखिए बाबू मोबाइल से कोशिश कीजिएगा नहीं गुना करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, क्या करने के लिए जाएंगे? एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मोबाइल के बदले में क्या दिया जाएगा? टैबलेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टैबलेट। आप टैबलेट से इससे भी आसानी से गुना कर सकते हैं। कुछ नहीं देगा, ठीक है। ना टैबलेट देगा, ना कैलकुलेटर देगा, ना मोबाइल ले जाने के लिए देगा। इसलिए आप जो गुना करेंगे कोशिश कीजिए गुना करने के लिए। अब आइए हम आपको गुना करने का तरीका बता देते हैं। 13 का तो टेबल आपको आता होगा। 13 दूना 26 का 6, केरियम में कितना बच गया? 2। 13 8 104। 104 में अगर दो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 106 का
6, कैरी में कितना बच गया 10, तो 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 23। तो बन गया कि नहीं बन गया, 2366 इधर भी, 2366 इधर भी, ठीक है। तो यही आपका क्या था, जांच था। तो जांच करने के लिए हम आपको बता दिए, देखिए जांच वाला जो हिस्सा है ये आपके नोटबुक यानी सॉरी जो आपका बुक होगा एनसीईआरटी का, उस पे ये उत्तर लिखा हुआ नहीं होता है, इसको आपको खुद जांच करना पड़ेगा। लेकिन वो जो निकाले थे उत्तर, एचसीएफ कितना निकाले थे 13, और एलसीएम कितना निकाले थे 182, ये उत्तर आपका कॉपी पे इस पे बुक पे मिलेगा। अब आते हैं इसी का दूसरा नंबर सवाल पे। अब आते हैं किस पे, 510 और 92 पे, 510 और 92 पे। इसी का दूसरा 510 और 92 में, ठीक है। तो 510 का फैक्टर आप लोग निकालिए, क्या सब निकलेगा। तो देखिए 510 अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ जीरो है तो 2 से लगा दीजिए, 2 से लगाएंगे तो 25, और यहाँ पे एक आएगा तो 5 दूनी 10, लास्ट में 5 दिखा तो 5 से लगा दीजिए, ये 3 से भी लग सकता है, ठीक है। 3 से लगा लीजिए, 3 से लगा लीजिएगा तो कितना बनेगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाइए तो 17 पचे 85। देखिए इस पे क्या सब आ रहा है, 2, 3, 5 और 17, इसके अलावा तो दूसरा संख्या आएगा ही नहीं, 2, 3, 5 और 7, इसके अलावा नहीं आएगा। चलिए इसका तो कहानी निपट चुका है। अब आते हैं दूसरा, 92 को कैसे निकालिएगा। 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 छाके 12, 2 से लगाइए तो ये कितना आएगा आपका 23, कितना आएगा आपको 23 आएगा। तो ये आ गया 2 का पावर 2 गुना 23। 23 भी प्राइम नंबर है कि नहीं है, यानी 23 भी अभाज्य संख्या है। तो चलिए इसका भी फैक्टर आ गया। अब हम सबसे पहले यहाँ इसका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बताइए बाबू, एचसीएफ में क्या बोले थे, मिनिमम पावर लेने की, क्या बोले थे मिनिमम पावर लेने की। तो मिनिमम पावर इसका 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 1 ही यानी कि 2 इसका सही उत्तर हो गया। इसका सही उत्तर क्या बन गया आपका 2 बन गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि जो नंबर पहले मिलेगा उसको लिखिए, मैक्सिमम की मिनिमम, तो मैक्सिमम पावर लेना है, क्या लेना है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो 2 का पावर 2। अब आते हैं जो नहीं मिला आप उसको भी उठा के रखिए, तो यहाँ 3 5 17, 3 5 17 और 23, जो नहीं मिला हम इसको भी गुना कर लिए। यहाँ तक चीज क्लियर है आपको। देखिए आप इसको गुना कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए, जो संख्या जीरो बना था उसको लास्ट में गुना कीजिए, जो संख्या जीरो बनाएगा उसमें उसको लास्ट में गुना कीजिए, क्योंकि वो आसान करता था। देखिए 2 और 5 मिलकर हमेशा जीरो बनाएगा, 2 और 5 मिलकर हमेशा क्या बनाएगा जीरो। यहाँ पे ऐसे याद रखिए कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो वो जीरो लाएगा। अब हम गुना कर लेते हैं 17 को 23 को और 13 को, 17 को 23 को और 3 को, इसको अगर हम गुना कर लेंगे तो ये आसान होगा गुना करने में। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 17 का तो टेबल आता है, तो 17 से 3 को गुना कीजिएगा तो 17 तिया 51, केरी में क्या बच गया आपका 5 बच गया, 17 तिया 51 का 1, केरी में 5, 17 दुना 34, 34 में 5 जोड़िएगा तो कितना बनेगा आपका 39, यानी कि ये आ गया आपका 391। क्या आ गया 391 आ गया, बहुत बढ़िया। तो आप इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 3 का 3 3 नवा 27, 3 3 9 2 11, तो 1117 आया यहाँ तक में, 1117 आया था। 1100 क्या आया था आपका 17, यही ना आया था। हाँ 1100 सॉरी 1117 बोल, देखिए 1173 आया था। 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 3 नंबर 27, 2 3 3 9 2 11, 1173 आया था। कितना आया था 1173, ठीक है। अब इसको गुना करना पड़ेगा 2 का पावर 2 से और 5 से, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, कितना आएगा 20। जब भी जीरो है तो जीरो को इग्नोर कीजिए, 20 का मतलब आप समझिए 2, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 1 3, 2 1 का 2, एक जीरो को इग्नोर किए थे तो जीरो को बैठा दे, ये कितना आ गया 23,460, कितना आ गया 23,460, 23,460, 23,460, ये इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। अब आप इसको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चेक करने का उपाय तो बता दिए थे, जांच करने का तरीका क्या होता है, 23,460 आया है तो बाबू यहाँ पे लिख दीजिए क्या, जांच है, जांच, जांच घर है ना। अब ऐसा मत समझिएगा, आप ब्लड जहाँ पे जांच होता है वहां पे लिखा होता है जांच घर, ठीक है। तो वो वाला जांच नहीं है, ये एचसीएफ और एलसीएम का जांच है। तो एचसीएफ और एलसीएम का जांच में हम क्या लिखे थे, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। बाबू एचसीएफ क्या लाए हो 2, और ये कितना लाए हो 23,460, यही था ना।
हाँ, 23,460 और एगो नंबर है 510 और दूसरा है 92। 510 और 92। अब आप इसको गुना कीजिए, देखिए कौन गुना करने में आसान दिख रहा है आपको, उस साइड वाला कि इस साइड वाला। तो आपको लग रहा होगा इस साइड वाला, क्योंकि इसे इधर दो से ही गुना करना है, तो उस साइड को फिलहाल इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो इस साइड आएगा वही उस साइड भी आएगा। तो दो से गुना कीजिए तो दो से जीरो का जीरो, दो से गुना कीजिएगा तो दो छा के 12, दो चौके 8 एक 9, दो तिया 6, दो दूनी 4, 46,920 इधर भी आएगा आपका 46,920। यही प्रूव करना था आपको। तो आ गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आप दो सवाल अपने से इसको कर लीजिएगा पक्का ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें ज्यादा भारी वाला सवाल है नहीं, क्योंकि आपको देखिए 12, 15 और 21 का निकालने के लिए वो क्या सब बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। ये भी आसान ही है और ये भी आसान ही है, तो हम एगो का निकाल देते हैं। किसका? 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का निकाल देते हैं। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 सबका आप टाइम फैक्टर निकल लीजिए। 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3। 15 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। 21 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। क्लियर है बात यहाँ पे? अब आइए इस पे सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा बाबू, कैसे अपना। तो एचसीएफ में आप सबसे पहले देख लीजिए क्या मिल रहा है। तो आप देखिए एचसीएफ में सब जगह पे दो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, लेकिन तीन सब जगह है, तो इसका एचसीएफ जो है तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन। वैसे भी चेक कर सकते हैं, तीन से ये सब संख्या कट रहा है, तो एचसीएफ तीन निकल गया। अब आप इसमें क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम का क्या कहानी है, तो सबसे अधिकतम पावर लेना है पहले, तो लेकिन तीन का तो अधिकतम पावर तो एक ही दिख रहा होगा आपको, तो पहले तीन लिख लीजिए। और जो नहीं मिला उसको भी उठा के पटकिए, तो क्या सब नहीं मिला? देखिए दो नहीं मिल रहा है, पांच नहीं मिल रहा है और सात नहीं मिल रहा है, तो इसको भी आप उठा के पटकिए। तो दो का पावर दो गुना पांच का पावर एक गुना सात। गुना करने का तरीका बताए हैं, जो जीरो बना रहा है उसको इग्नोर कीजिए। सात या 21, सात या 21, 21 दूना 42, यानी 420 आएगा। क्या आएगा आपको? 420। अगर आपको ऐसे गुना करना है, सात 21, हाँ 21 को गुना करना है 20 से, तो 21 गुना 42 एक जीरो। यहाँ तक भी बात आपको आ गया होगा समझ में। तो चलिए एचसीएफ वाला एलसीएम वाला जो प्राइम फैक्टर मेथड से बनता है वो हम आपको बता दिया। तो एचसीएफ 3 निकला है और एलसीएम कितना निकला है? 420। अब चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका फॉर्मूला पे बनेगा। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, एचसीएफ 306 और 657 नौ दिया हुआ है और एलसीएम कह रहा है इसका निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम आपको पहली ही बार लिखे थे उसी फॉर्मूला पे बनेगा। देखिए अब क्या कर रहा है, एचसीएफ 306 और 657 नौ दिया है, तो एलसीएम इसका पूछ रहा है 657, 306 और 657 का। तो चलिए इस पे भी कोनो ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, 4 नंबर का सवाल है। तो 4 नंबर का सवाल में आप ये याद रखिए बाबू, क्या एचसीएफ गुना, एक एक फॉर्मूला याद रखना है, हम आपको शुरू में बता देते हैं। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। कितना दिया है? 9 ही दिया था। और एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम की जगह तो एलसीएम ही रहेगा। लेकिन अब पहली संख्या क्या होगा? 306 और 657। 306 और 657, 306 और 657। देखिए दिख रहा होगा आपको। देखिए एचसीएफ कितना दिया है? 9। एचसीएफ कितना दिया है? 9। तो एचसीएफ की जगह हम क्या लगा दिया बाबू? 9 लगा दिए। और एलसीएम इसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम 306 और 657, 306 और 657 पूछ रहा है। अब देखिए कि बराबर, अगर बराबर का इस साइड उस साइड अगर टेबल से कट रहा है तो आप काट दीजिए। तो 9 से अगर इसको उड़ाना है तो 9 से इसको उड़ा दीजिए। 9 तिया 27, 3 9 चौके 36। तो अब आप ये बताइए, क्या ये 34 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो सॉरी 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 9 से हम काट देते कितना बन गया? 34 बन गया। अब आप इसको गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुना। अब आपको 34 से गुना करना है किसको? 657 को। तो कैसे गुना करेंगे? तो पहले 30 से गुना कर लेते हैं। तो 30 से गुना करेंगे तो 3 सते 21, दूरी में 2, 3 पचे 15, 2 17, तीन में 1 3 छके 18, एक 19, एगो जीरो, 4 बच गया था, 4 सते 28, 2, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 छके 24, 2 26। जोड़ लीजिए, 8 3 7 6 13 12 दो। तो 22,338 कितना आया है? 22,338। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर सकते हैं।
22,338 इसका सही उत्तर आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में बाबू? ये भी क्वेश्चन मतलब आसान ही था, लेकिन आप लोग को अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आप इसको 2 बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 5वां क्वेश्चन। आज इसको पूरा निपटा देते हैं हम, ठीक है, इस चैप्टर को। चलिए देखिए 5वां सवाल क्या कर रहा है, 5 नंबर का। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n का अंत शून्य पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखिए बाबू, 5 नंबर का होगा ना। आपको कह रहा है, ऐसे सवाल को क्या कर लीजिए, आप पहले मान लीजिए। माना कि a बराबर 6n, क्या मान लेंगे, 6n। अब आप ये समझिए, बताइए 10 का लास्ट में 0 है कि नहीं है, तो आपको कहेंगे हाँ है। क्या 20 का लास्ट में 0 है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ है। 30 के लास्ट में 0 है कि नहीं है, हाँ है। 40 के लास्ट में 0 है कि नहीं है, हाँ है। तो 1 मिनट, 1 मिनट पेशेंस बना के इसको देखिए हम क्या समझा रहे हैं। आप ये बताइए कि 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। 20 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 5। 30 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 3 गुना 5। 40 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 गुना 5। मतलब ये हुआ बाबू कि 0 जब भी जिस संख्या का लास्ट में होगा उसमें 2 और 5 का आना फिक्स है। किसका किसका, 2 और 5 का आना फिक्स है। 3 4 5 से कुछ मतलब नहीं, लेकिन 2 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 5। किसी भी संख्या के गुणनखंड में, याद रखेगा, किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 5 आ जाए तो 0 आना फिक्स है। 0 आना क्या है, फिक्स है। तभी उस संख्या का लास्ट यानी कि इकाई अंक 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहां तक आपको बात आ गया होगा समझ में। चलिए, यहां तक अगर बात आ गया है समझ में, तो आइए इसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और देखते हैं 0 है कि नहीं है। तो एक के जगह पे आप ये समझिए, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। पावर n है तो उसको मत छेड़िए। अब अलग अलग पावर लगा दीजिए। a बराबर n इसके लिए भी था, क्योंकि इसी का तो ये बच्चा है, 6 का तो 2 3 बच्चा है। और 3 के जगह पे क्या लगा दीजिए, n लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, n लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 का पावर n बन गया, 3 का पावर n बन गया। अब ये बताइए, 2 तो यहाँ आपको दिख रहा है, क्लियर है बात। क्या यहाँ कहीं 5 दिख रहा होगा, सॉरी, यहाँ कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर 5 नहीं दिख रहा है तो क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 6n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6n का अंत शून्य पर नहीं है। शून्य पर क्या है, नहीं है। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस बच्चा को इतना बात याद नहीं रहेगा वो क्या करेंगे, उसको वो कैसे लिखेंगे, उस सेट में कैसे लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि क्योंकि 6n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 6n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। देखिए इतना अगर जिस बच्चा को दिक्कत हो रहा है लिखने के लिए, तो वो बच्चा कैसे करेंगे, आइए हम समझाते हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 6n के गुणनखंड में, 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इतना भी बात लिख के इसका काम चला सकते हैं। तो आ गया होगा ये समझ में, क्योंकि 0 तभी आ सकता है जब 2 और 5 हो। अकेला 2 आएगा नहीं होगा, अकेला 5 आएगा तो भी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल देखिए। छठा सवाल थोड़ा जरा ज्यादा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पे देखिए क्या सब लिया हुआ है, 7 11 13 + 13। और इस पे लिया है 7 से लेकर के 2 तक चला है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, 5। 5 यहाँ भी दिख रहा होगा, 5 यहाँ भी दिख रहा होगा। क्या कर रहा है, संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, क्या कर रहा है, भाज्य संख्या क्यों है। तो यह 7 11 13, पहला है आपका 7 11 13, 6 नंबर का ना।
हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। और ए बराबर मान लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए 13 दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है। 13 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है बाबू। 13 हम कॉमन ले चुके हैं। तो अब बताइए यहाँ क्या बचा? 7 11 और 13 तो कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस यहाँ क्या बचा है? 1। तो 11 सत्ते 77 और 1 78। फिर से समझिए, 7 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 77, और 77 एक कितना बन गया आपका? 78। कितना बन गया? 78। इसी को तोड़ लीजिए। 13 गुना 78 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप 2 से अधिक गुणनखंड में दिखाइए, 2 से अधिक गुणनखंड में दिखाइए। या आपका मर्जी है तो अधिक में भी तोड़ सकते हैं। तो जानते हैं कि 13 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 78 बनता है, तो यानी कि बन जाएगा 2 गुना 3 गुना 13। तो देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है, जैसे भाज्य संख्या होता है 4 6 9। 4 को कौन कौन संख्या काटता है? 1 2 और 4। 6 को कौन कौन संख्या काटता है? तो 1 2 3 और 6। यानी देखिए अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका दो एक गुणनखंड हो। अब भाज्य का मतलब होता है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक गुणनखंड इस सब में आ रहा है क्या? 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। तो आप लिख दीजिए इसलिए यह भाज्य संख्या है। चलिए पहला कहानी तो आ गया होगा समझ में। दूसरा मान लेते हैं बी बराबर, क्या बराबर? बी। या नहीं भी मानिएगा तो भी चलेगा आपको, डायरेक्ट आप ये नहीं मानेंगे ना तो डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। आपको ऐसे आसान लगता है तो ऐसे बनाइए। ये नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, मतलब इतना लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, मतलब इसको नहीं भी लिखेंगे। आप इसको नहीं भी लिखेंगे ना तो डायरेक्ट ऐसे लिखते चले जाइए। ठीक है। हम इसको अच्छा लगने के लिए क्या मान लिए थे? ए मान लिए थे। क्या मान लिए थे? ए मान लेते थे। चलिए अब बी के जगह पे क्या लिखेंगे? तो बी के जगह पे लिखेंगे 7 गुना, दूसरा पेज पे बता देते क्योंकि यहाँ नहीं आएगा। अरे पेज लिमिट आ रहा है क्या? अच्छा चलिए इसी को हम क्या कर लेते हैं, इधर बताते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या है आपका? 5। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी, तो 5 ले लीजिए। अंदर में क्या बच गया? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1। तो क्या बाबू? अब यहाँ आ गया है 5। क्या आ गया आपका? 5 कॉमन में। तो अब इसको गुना कीजिए, देखिए क्या सा बनता है। तो 7 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा? 42। अब 42 को जब हम 4 से गुना करेंगे, 42 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 168 बनेगा। कितना बनेगा? 168। और 168 को अब गुना करना है 6 से, तो 6 से जब आप इसको गुना करेंगे ना 168 को, तो क्या बनेगा? 6 अठे 48, 30 में जीरो जोड़ दीजिए। ठीक है। 36 4 40, 4 और 4 10, यानी 1008 आ गया। क्या आ गया? 1008। एक जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 1009। कितना बन गया? 1009। अब आप बताइए क्या हम इसमें अलग से एक से गुना कर दें कि नहीं कर दें? आप बोलेंगे एक से किसी भी संख्या में गुना करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, तो हम एक से भी गुना कर दिए। तो अब इसका 3 को टुकड़ा निकल गया कि नहीं निकल गया? आप यहाँ से देख लीजिए। क्या 5 गुना 1009 गुना 1 3 टुकड़ा है कि नहीं है? तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कर रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में क्या है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि देखिए एक खेल का मैदान है। कैसा मैदान है? खेल का मैदान है। वहां पे कहता है कि दो व्यक्ति है। कितना? दो। एगो का नाम है देखिए सोनिया। सोनिया 18 मिनट लगाता है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। और ये भी कह रहा है कि एक ही समय में प्रारंभ करता है चलना और एक ही दिशा में चलता है। तो आइए हम इसको समझाते हैं। देखिए हम इस सवाल को एक बार मिटा देते हैं क्योंकि अब पेज आपको नहीं है इस पे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जैसे कि देखिए ये एक खेल का मैदान है बाबू, इसका तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो बात आप समझ लीजिए डायरेक्ट। हम इसको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आप यहां से देखिए कि मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ पॉइंट, यहां से क्या करना है? चलना है।
एगो का नाम है सोनिया, एगो का नाम है रवि, यानी कि दो व्यक्ति है, एगो है एस, एगो है आपका आर। अब आर एस बन गया ना। अब देखिए, अब जो सोनिया नाम की जो लड़की है बाबू, इसको यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ तक जो आने में समय लगता है वो कितना था? तो वो था आपका, कहाँ पे दिया है, 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18, यानी सोनिया को वहां से वहां तक पहुंचने में कितना लगता है? 18। और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल जो दूरी में समय लगता है वो लगता है 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। अब जो जो रवि है, लड़का है, ये थोड़ा फास्ट दौड़ता है। क्या करता है? फास्ट दौड़ता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। अब ध्यान से समझिए, ये सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहे हैं। इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट समझ लीजिए। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम आपको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सोनी को आने के लिए 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट। तो तेज कौन दौड़ रहा है, आप ये बताइए। तेज तो दौड़ रहा है रवि, तेज कौन दौड़ रहा है? आप, रवि दौड़ रहा है। तो रवि अगर दौड़ रहा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट लग रहा है। तो आप ये समझिए कि मतलब जो लड़की सोनी है, इससे फास्ट कौन दौड़ता है? रवि। कौन दौड़ता है फास्ट? रवि। तो अगर रवि फास्ट दौड़ रहा है तो मान लीजिए कि सोनी एक बार यहाँ है और रवि यहाँ है। तो ये फास्ट दौड़ते 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 कभी एक पॉइंट पे दोनों आके मिल जाता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे आके मिला। कहाँ मिला? यहाँ पे, जहाँ पे हम गोलामा लगाए हैं, ये दोनों का मिलन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है आपका? मिलन पॉइंट है। ये आगे यहाँ पे मिल लेता है। तो आप ये बताइए कि 18 और 12 के टेबल में, 18 और 12 के टेबल में कब मर्ज होता है? तो आप यहाँ से समझिए बात। हम एक बार लिख देते हैं 18 का टेबल। 18 का लिखाएंगे तो क्या होगा? 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ से लिख देते हैं 18 का टेबल। ठीक है। 18 का टेबल लिखेंगे तो क्या होगा? 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, ऐसे करके चलेगा। दूसरा देखिए, रवि जो दौड़ रहा है वो 12 के टेबल पे, किस पे? 12। तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जो चल रही थी, यही पथ मान लेते हैं, ठीक है। अब सोनी जो चल रही थी, इसको 18 मिनट लग रहा था, यानी कि एक बार समझिए, यहाँ से चली और यहाँ तक आने में 18 मिनट, फिर यहाँ से आने में 18 मिनट, फिर यहाँ से आने में 18 मिनट, यानी सोनी को हर बार 18 मिनट लगता है। लेकिन जो रवि है, थोड़ा फास्ट लड़का है, फास्ट दौड़ता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगता है। हर बार में 12 मिनट लगता है। हर बार में कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। ये बताइए कि अगर 18-18 मिनट वो सब बार ले रही है तो 18 का बाद 36 लेगी, मतलब 2 चक्कर लगाने में 36, फिर 54, फिर 72 लेगा। लेकिन जो रवि है, इसको पहला चक्कर लगाने में कितना? 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाने में 24 मिनट, तीसरा चक्कर लगाने में 36। आप ये समझिए कि दोनों का समय कब इकट्ठा हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 36, क्या 36। तो इसका जो सही उत्तर होगा 36 होगा। क्या होगा? 36 होगा। ये तो बाबू हम समझने के लिए बताएं। क्या आप इसको ऐसे ही बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं बनेंगे। हम आपको ये समझने के लिए बताए थे, तो आपको इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। मेरा काम है समझाना, इसलिए हम आपको समझाएं। आप क्या कीजिए, एस लिख देते हैं। एस के बराबर कितना था? 18। रवि यानी कि 12। तो 18 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा? आप बताइए। 2 गुना 3 का पावर 2, 2 गुना 3 का पावर 2, और 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। तो इस एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। क्या सब मिल रहा है? 2 का पावर देखिए कौन लेना है? दोनों, क्योंकि मैक्सिमम पावर लेना है। क्या लेना है? मैक्सिमम पावर लेना है। और 3 का भी पावर क्या ले लीजिए? 2। तो दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा? 36। यानी कि दोनों का जो मिलन बिंदु होगा वो 36 मिनट में होगा। कितना मिनट में होगा? 36 मिनट में होगा। बात आ गया होगा समझ में। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़िए और अच्छा से अपना तैयारी कीजिए, ठीक है बाबू।